सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है सिरसा लोकसभा। राजनीति में एंट्री कैसे हुई? मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं और मैंने नौकरी से वीआरएस ले लिया था जी। और जब आपने शपथ ली थी वो भी संस्कृत भाषा में ली हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने शपथ संस्कृत में ली थी। लेकिन यूँ लगता है पूरे सिरसा में, हरियाणा की अपेक्षा सिरसा में ज्यादा नशा है। नशे के ऊपर आपने क्या स्टेप उठाए हैं? कितना रोकथाम हो पाई है? बढ़ा है, घटा है? बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, घट रहा है। जो एक हमारे नारकोटिक ब्यूरो के जो एडीजीपी थे श्रीकांत यादव जी, उनको मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमने यहाँ पर लगवाया कि आने के बाद भी जो है नशे के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। शायद भाजपा कभी सिरसा लोकसभा सीट ना जीते। मैं पूछता हूँ क्यों? वहाँ के जो सांसद मैम है वो सिरसा में लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ज्यादातर वो दिल्ली ही रहते हैं। सुनीता दुग्गल के खिलाफ जब किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए नाम आता है अशोक तंवर। अशोक तंवर जी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब वो भाजपा में भी आ गए हैं, वो सीट लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो आपको किस नजरिए से देखते हैं? अशोक तंवर को मैं एक भाई के तौर पे देखती हूँ। और आप देखिए कि मेरे माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे घर पर पहुंचे आज से 3 महीने पहले। अगर संगठन यहाँ से मुझे जिम्मेवारी देता है चुनाव लड़ने की फिर से, तो अशोक तंवर जी का हमें यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। तो सिरसा में क्या काम आपने उठा था जो नहीं करवा पाए या क्या काम आपका टारगेट है? भाई वो तो मेरे को एटलीस्ट करवाना ही है। रेलवे का काम जितना यहाँ पर करवाया है वो मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे हरियाणा में किसी सांसद ने करवाया। आज तक पहले कभी किसी सांसद ने यहाँ पर भी करवाया होगा। बिल्कुल। 4 जो है यहाँ पर हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर, बड़ोपल में, धांगड़ में, खाराखेड़ी में और दरियापुर में। और एक मैं चाहती हूँ कि हमारा सिरसा चंडीगढ़ से जुड़े। हमारा जिला ऐसा है जो आज तक जो है हमारे हरियाणा की राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ, वो भी मेरी कोशिश, वो तो मैं जल्दी करवाने वाली हूँ। कई बार महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है या वो इस बात को उठाते हैं कि हम छोटे कपड़े पहनेंगे और हमारी आजादी है, और इस पे बहुत बार बवाल भी होता है, मेट्रो में ऐसा बवाल उठता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? छोटे कपड़े पहनना आजादी के नाम पे कुछ भी है या जो बुरी नजर आदमी डालता है वो गलत है? दोनों के अंदर जो है ना एक बैलेंस होना चाहिए। आप छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं, उसकी लिमिट क्या है? जगह है, बीच ऐसी जगह है कि वहाँ पे नेचुरली आप छोटे कपड़े पहनकर ही तो बीच में जाएंगे। वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। वहाँ पर कोई इस तरह की उनकी दृष्टि ही नहीं है, कोई उस तरह से देखता ही नहीं है। तो ये अपने हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों जगह पर बैलेंस करने की जरूरत है। हुड्डा साहब एसआरके को लेकर भी कोई प्लान है आपके दिमाग में? वो क्या है, कैसे हैं? ईडी तो आजकल राम राम तो होती रहती है। आप उनके बारे में ये देखिए कि आप किसी भी लीडर के पास आप चले जाइए जी, कोई लोकसभा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं ना, सबके सब विधानसभा का नाम लेते हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? मतलब सरेंडर करके बैठे हैं ना लोकसभा में तो पहले ही। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है सिरसा लोकसभा से। हमारे साथ है सुनीता दुग्गल जी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं बहन जी आप? बहुत बढ़िया। आप आईआरएस ऑफिसर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस और ये राजनीतिक एक्सपीरियंस कौन सा सही था? देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है जी। एक ऑफिसर होने के नाते आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी जी, तो आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से आप मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो सरकार के खाते में जमा करवा सके, ये मेरा काम था उस समय में जी। और एक आम जनता जो है उसके साथ मेरा ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो एक आम जनमानस है, जो एक वंचित, गरीब, शोषित ऐसा जो वर्ग है जी, उसके साथ मेरा जो है वो मेल जोल बढ़ा, उनके साथ मेरा मिलना जुलना हुआ और मुझे लगा कि सचमुच ऐसा बहुत कुछ है जो मैं इन लोगों के लिए कर सकती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी सोल सेटिस्फेक्शन है कि मैं किसी गरीब आदमी के आंसू पहुँच सकूँ। राजनीति में एंट्री कैसे हुई? राजनीति में एंट्री तो पुराना सवाल हो गया। ये तो 2014 में मैं जो है वो आ गई थी भारतीय जनता पार्टी में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा उस टाइम जो संगठन था उन सब ने मिलके जो है मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं और मैंने नौकरी से वीआरएस ले लिया था जी। और उस समय में सिरसा की जो लोकसभा की सीट है वो नहीं, इसकी सिरसा लोकसभा की 2014 के अंदर जो है वो मेरे नाम से फाइनल हो गई थी। लेकिन मेरा जो वीआरएस था, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो था, वो उसमें समय लग गया तो उसकी वजह से फिर ये सीट जो है वो अलायंस पार्टी को चली गई थी।
तो फिर मैंने उसके बाद 2014 में ही विधानसभा लड़ा रतिया से जी, और उसके बाद फिर केवल मात्र 300-400 435 वोटों से मैं वो जीत नहीं पाई थी। तो उसके बाद फिर मुझे प्रवक्ता भी बनाया पार्टी ने, और उसके बाद फिर मुझे चेयरपर्सन बनाया HSFIDC में। माननीय मनोहर जी की सरकार में मैं चेयरपर्सन रही, और उसके बाद फिर 19 के अंदर आपको मालूम ही है कि संगठन 3 लाख प्लस वोटों से आप जीते। 3,09,918 वोटों से, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि शायद सिरसा में इससे पहले जो भी लोकसभा का सांसद हुआ, इतना मार्जिन कभी किसी का नहीं रहा। मेरे ख्याल से हरियाणा में शायद दूसरे नंबर पे शायद ये नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सिरसा में जरूर ये एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर इससे पहले जितने भी सांसद हुए हैं, कभी भी किसी का मार्जिन इतना बड़ा नहीं रहा। तो मैं इस इतना बड़ा मार्जिन का कारण क्या था? कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतना उनकी लोकप्रियता सब जो है जनमानस के अंदर, उनको जो एक इतने विराट रूप में सब जनता देखती है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण वो है। और इसके साथ साथ जो नीतियां हैं 2014 से लेकर 2019 तक जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किए, तो वो जो काम है और इसके साथ साथ जो उनका व्यक्तित्व है, वो करिश्माई व्यक्तित्व, तो वो उनके बदौलत जो है वो इतना ज़बरदस्त मार्जिन मुझे मिला। आप IRS हैं रहे, हस्बैंड भी आपके, और सारा परिवार फुल एजुकेटेड, फुल। लेकिन मैंने सुना है कि आपको संस्कृत की नॉलेज भी है, हवन भी ऑलमोस्ट डेली करती ही है। देखो वो, और जब आपने शपथ ली थी वो भी संस्कृत भाषा में ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शपथ संस्कृत में ली थी। लेकिन यूँ लगता है जैसे मतलब जो हवन करते हो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस सा नेचर होता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी हवन करेगा तो नहीं। देखो यही तो सीखने की समझने की बात है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, वो वे ऑफ लिविंग है कि आपको क्या पद्धतियाँ, क्या नियम आपको पसंद है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक बिताते हो जी। तो ये वे ऑफ लिविंग है जो वो हमारा धर्म है। तो इसमें ये कुछ नहीं है कि भाई जो कोई अगर पढ़ा लिखा है तो वो अगर कुछ ऐसा कुछ करता है तो उसको आप सुपरस्टिशियस की उसमें कैटेगरी में ले आते हो। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि ये आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मतलब वेद मंत्राज में हवन में ये पावर है, आप मानते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल है। आप कनेक्ट करते हो अपने आप को ऑलमाइटी के साथ, आप जोड़ते हो अपने आप को, अपनी सोल को, आप एक जो सुपर सोल है उसके साथ आप जो है कनेक्ट करते हो, सुपर पावर के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसका कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है जी। तो मुझे ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। हर किसी का अपना अच्छा, ये दिमाग में क्या है शपथ को संस्कृत में लेना है? वो भी ऐसा लगता है कि जो संस्कृत में आप शपथ लेते हो या संस्कृत के जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं वो। संस्कृत के जो मंत्र हैं, अगर आप मंत्र जो है मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी गाड़ी में बैठिए और कोई भी एक अच्छा सा जो मंत्र है, जैसे त्र्यंबकम यजामहे है जी, शंकर साहनी जी का, वो उन्होंने लगातार उसमें 108 बार उन्होंने गाया हुआ है ये। आंख बंद करके आप ये कंटिन्यू उनका सुनिए तो यू विल डेफिनेटली, आई कैन गारंटी, यू विल गो इन ट्रांस। अपने आप ही आप जो है एकदम से ऐसे सुकून में, ऐसी शांति में चले जाते हो कि जो है, और उसके बाद जब आप उठते हो तो अपने आप को रिजुविनेट पाते हो आप कि भाई हाँ, फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि काम इतना करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके काम करने के पीछे जो पावर है वो ये चीज है। एग्जैक्टली। ओके, मेरा एक सवाल है जो मैं हमेशा से ये सोचता था मेरे 6 साल के करियर में, मेरे 6 साल के यूट्यूब के करियर में, कि मैं ये सवाल पूछूं तो किससे पूछूं। फिर मेरे जहन में आया सुनीता दुग्गल मैम से ही मैं ये सवाल पूछूंगा जी। सवाल ये है क्योंकि आप IRS भी रहे हैं, आप अभी सांसद भी हमारे, और इतना पढ़ा लिखा कोई होगा भी नहीं, होंगे तो, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल हैं। कई बार महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है या वो इस बात को उठाते हैं कि हम छोटे कपड़े पहनेंगे और हमारी आजादी है, और इस पे बहुत बार बवाल भी होता है, मेट्रो में ऐसा बवाल उठता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? छोटे कपड़े पहनना आजादी के नाम पे कुछ भी है, या जो बुरी नजर आदमी डालता है वो गलत है, या समाज गलत है, या सरकार गलत है? इस बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ना दोनों पक्षों को जी, जो महिला है जो ये चाहती है कि वो छोटे कपड़े पहने, उसको भी कुछ समझने की जरूरत है, और जो पुरुष है जो उसका नजरिया जो है औरत को देखने का जी, उसको भी कुछ समझने की जरूरत है। दोनों के अंदर जो है ना एक बैलेंस होना चाहिए। आप छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं, उसकी लिमिट क्या है, क्या लिमिट आपने उसकी इख्तियार की है। और दूसरा ऐसे ही है कि पुरुष जो है, आप बाहर के देशों में जाइए, वहां पर क्या है कि जैसे
ऑस्ट्रेलिया में आप जाइए, जी। वहाँ पर इतने बीचेस हैं, तो वहाँ पर तो ये कॉमन है कि वहाँ पर बीचेस में, क्योंकि सभी महिलाएं भी, बच्चे भी, पुरुष भी, सब उसमें बीच में जो है वो नहा रहे होते हैं, जी। सबके पास वहाँ पर जो बोर्ड होते हैं वहाँ पर। और आप देखिए कि गाड़ी कोई लेकर जाता है, वो अपने ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर बोर्ड टांग के लेके जाता है, क्योंकि सर्फिंग करने का उन लोगों को शौक होता है। जी। वहाँ पर जो है जो ऐसा, क्योंकि वो जगह है, बीच ऐसी जगह है कि वहाँ पे नेचुरली आप छोटे कपड़े पहनकर ही तो बीच में जाएंगे। वहाँ का वहाँ पर कल्चर ही किसी ऐसा का, है। वहाँ पर कोई इस तरह की उनकी दृष्टि ही नहीं है, कोई उस तरह से देखता ही नहीं है। तो ये अपने हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों जगह पर बैलेंस करने की जरूरत है, या हमारी संस्कृति के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। हमें माहौल के हिसाब से देखिए। जी। आप स्विमिंग करना चाह रहे हैं, जी। तो आप सूट पहन के तो स्विमिंग नहीं कर सकते। डेफिनेटली। आप अगर वहां पर जा रहे हैं तो नेचुरली आपको स्विम सूट पहनकर ही स्विमिंग करनी पड़ेगी। जी। लेकिन आप किसी शादी में जा रहे हैं और वहां पर आप स्विमिंग सूट पहनकर आ जाएं तो कैसा लगेगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने ओकेजन के हिसाब से, अपने वहाँ के समाज के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है आपको ड्रेसअप होना चाहिए। और ऐसे उसमें जो है, क्योंकि अगर मैं आपको फिर से वो बात कर रही हूँ कि अगर आप एक शादी में जा रहे हैं जी। और वहां पर आप जो है वो स्विम सूट पहन के आते हैं, सब आपको एकदम से, आप सबकी दृष्टि आपके ऊपर जाती है। आप बीच पे हैं, वहां स्विमिंग सूट आपने पहना हुआ है, किसी की दृष्टि आप पे नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर माहौल ही ऐसा है, सबके सब वहां पर स्विमिंग के मूड में है। जी। तो ये देखने की बात है कि आप कौन से माहौल में कैसे ड्रेसअप होते। ओके, नेक्स्ट सवाल, मैं अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ आ जाता हूँ। आपके ऊपर कई बार, मैं जींद से हूँ, ये खबर चलती है कि शायद भाजपा कभी सिरसा लोकसभा सीट ना जीते। मैं पूछता हूँ क्यों? वहाँ के जो सांसद मैम है वो सिरसा में लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ज़्यादातर वो दिल्ली ही रहते हैं। तो मैं कई बार कह देता हूँ काम तो दिल्ली से ही होना, इसलिए वो दिल्ली रहना है तो काम तो हो ही रहे हैं लोगों के। नहीं, लोगों से जो बातें हैं, लोगों की हालचाल है, लोगों के आना जाना है, वो सुनीता दुग्गल जी नहीं कर पाते, लोग मिल नहीं पाते, संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? लोगों से आपका मिलना जुलना कम है, इसलिए लोग आपसे नाराज हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो विपक्षी दल हैं, ये उनका अफवाहें उनकी तरफ से फैलाई जाती हैं। ये क्या परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? बिल्कुल 100%, क्योंकि सुनीता दुग्गल के खिलाफ जब किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद 99% विलेजेस जो है मैं अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कवर कर चुकी हूँ, और आज तक कभी किसी सांसद ने, मैं लिख के दे सकती हूँ, इतना कवर जो है ना विलेजेस को नहीं किया होगा। दूसरी बात यह है कि मेरी 100% अटेंडेंस है पार्लियामेंट के अंदर। जी। तीसरी बात यह है कि आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, मैं तो कह रही हूँ कि पूरे आप हरियाणा की लोकसभा के लगा लो, जितने भी सांसद हुए हैं उन्होंने अपनी बात जो पार्लियामेंट में रखी होगी, और मैंने जो रखी है, आप उन सबको भी इकट्ठा कर लोगे तब भी सुनीता दुग्गल भारी पड़ेगी। आप, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कहती हूँ, आप निकाल के सब देख लो, चेक कर लो। मैंने जितने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, मैंने जितने 0 आवर में पार्टिसिपेट किया है, मैंने जितनी बार अपने इलाके की बात को क्वेश्चन आवर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आप चेक करके देख लो। मैंने बिल्स के ऊपर डिबेट में जितना पार्टिसिपेट किया है, आप निकाल कर देख लीजिए। जो है सिरसा की तो आप छोड़िए, पूरे हरियाणा में ही आज तक जितने सांसद बोले होंगे, सबसे ज्यादा आप बोले, सबसे ज्यादा आप निकाल के देख लो रिकॉर्ड। तो मेरे को जो जिम्मेवारी यहाँ के लोगों ने इतने सारे भारी मतों से जिताकर जो मुझे भेजा पार्लियामेंट के, तो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ निभा रही हूँ। तो ऐसे उसमें लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, पा नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ, वही ना कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो विपक्ष के जो ऐसे लोग हैं वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को मालूम है इतना। मैंने जितने गांव के साथ मेरी अटैचमेंट है, चाहे आप हमारे जो इधर पंजाब के बॉर्डर की बेल्ट की बात करें, वहां की बात करें, आप जो बिल्कुल बॉर्डर के हमारे गांव हैं, चाहे नरवाना में जो बिल्कुल बॉर्डर के गांव हैं, यहाँ पर तलवाड़ा है, तलवाड़ा से आगे जो है वो हनुमानगढ़ में आ जाता है, तलवाड़ा झील, मैं वहां तक भी गई हूँ। यहाँ पर एक गांव है हरिपुरा, वो जो है उसके बाद बिल्कुल पंजाब आ जाता है, मैं वहां तक भी गई हूँ। मैंने कोई भी ऐसा जो है, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर भी ऐसा भी कोई गांव मैंने नहीं छोड़ा है। और मेरा इतना अटैचमेंट है, चाहे हमारी जो सिख बेल्ट है उसकी बात करें, चाहे हमें बागड़ी बेल्ट है उसकी बात करें, नरवाना की बेल्ट है उसकी बात करें, सबके मन में मेरे लिए इतना प्यार स्नेह है कि आप सोच नहीं सकते हो। ऐसे उसमें जो विपक्षी दल है, नेचुरल सी बात है कि उनको थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही कि भाई हम क्या कहें सुनीता दुग्गल के बारे में। 3 लाख वोटों का डिस्टेंस कैसे कम करें? एग्जैक्टली वही है ना, जब उनको मालूम नहीं है कि ये बढ़ने जा रहा है, ये 5 लाख के करीब होने जा रहा है अब ये। ऐसा क्या हुआ कि 5 लाख होगा? क्योंकि अब तक जितने सांसद हुए ना, सबने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है।
आप ये देखिए कि मेरा ये इतना परफॉर्मेंस तो तब है जबकि हमने सबने 2 साल कोरोना को भुगता है ना जी, सबने, जी, और 1 साल जो है आंदोलन को भुगता है। जी, 5 में से आप 3 साल तो आप इस चीज के निकाल लीजिए। ठीक है। फिर भी जो है जितनी मेरी प्रेजेंस जो है जितना डिसेमिनेट मैंने किया है आम धरातल पर आम जनता के साथ, उतना किसी सांसद ने नहीं किया। तो मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं जिस तरह से आम धरातल पर आम जनमानस के पास पहुंच रही है, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा आपने देखी होगी जी, उसमें आप देखिए कि केंद्र की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो योजनाएं थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के जो लेकर आए हैं, वो धरातल पर जो हम दिखा रहे हैं, लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड है, दे आर वेरी हैप्पी। आपके ऊपर एक एलिगेशन और लगता है। एलिगेशन ये है कि एक जो राजनेता है वो सॉफ्ट हार्टेड, थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, लेकिन मैम के अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं है, वो ऑफिसर्स नेचर है कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरीके का एक ऑफिसर नेचर है, ना कि एक पॉलिटिकल नेचर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑफिसर्स के साथ ऑफिसर नेचर है। जैसे मैंने दिशा की मीटिंग आप मेरी कोई भी अटेंड करें, Okay. मुझे वहां पर ऑफिसर्स के साथ डील करना पड़ता है। आपको पता है वो होगा कैसे सॉर्ट आउट? एग्जैक्टली, तो वहां पर मेरी नेचर वैसी होती है। ओके, मेरे पास कोई भी गरीब, कोई वंचित, कोई शोषित, पीड़ित, कोई अन्याय जिसके साथ हो रहा है, वो मेरे पास जब आता है तो आप उसके साथ मेरा बिहेवियर देखिए। मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को भी भूल जाता होगा कि जब किसी बुजुर्ग के साथ मेरा जब एक स्नेह भरा हाथ, कितने ही बुजुर्गों ने मेरे सिर के ऊपर रखा है कि जब उनको लगता है कि भी ये तो, बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब रतिया से चुनाव लड़ा था तब तो आप देखिए कि बिल्कुल शुरुआत की बात थी, और उस समय में सिर्फ मेरा वो नेचर, आप कह लो कि उसका बहुत बड़ा रोल था। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का तो रोल बहुत था ही था, और इसके साथ साथ जो मेरा स्नेह भरा उनके साथ एक आपस में तालमेल था। 2014 के अंदर नौकरी छोड़ने के सब 4-5 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 50,500 वोट मुझे मिल गए, सिर्फ 435 वोटों से मैं रही। ऐसा क्या हुआ? ये मेरा उनके साथ कनेक्ट था। मुझे वहां पे बहुत बुजुर्गों ने ये कहा कि ऐसा साडी कुड़ी है, उनको लगा कि मेरे लैंग्वेज से मेरा उनके साथ जो कनेक्ट रहा था, ऐसा साडी कुड़ी है। तो ये ऐसे ही हो पाता है, अदरवाइज तो आप ये देखिए कि हमारे बिल्कुल ही साथ में फतेहाबाद जो विधानसभा है, उसके साथ में टोहाना विधानसभा है, इतने वोट उन दोनों विधानसभाओं में भी नहीं मिले। तो ये भी एक परसेप्शन जो है गलत बनाया जाता है अधिकारियों के साथ। बिल्कुल, मैं, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेवारी है लोगों का आम जनमानस के लिए पता है वो काम कैसे करवाना है। एग्जैक्टली, कि वो काम जब नहीं करते हैं तो बिल्कुल उनको उस बात के लिए उनसे पूछना पड़ता है। अगर आप किसी से थोड़ा सा इस तरह से पूछते हैं तो नेचुरली थोड़ा तो उनको लगता है कि भैया ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जब किसी को मालूम ही नहीं होगा तो वो क्या पूछेगा। क्योंकि आमतौर पर एक सांसद या नेता पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको पता नहीं काम कैसे करवाना, और जबकि भाजपा सरकार में सभी पढ़े लिखाए ही मोस्टली आप हैं, ब्रिजेंद्र जी हैं, बिल्कुल, तो पता ही होगा कैसे काम करवा। खूब पता है। ब्रिजेंद्र जी तो खुद डीसी रहे हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से, इसलिए दिशा की मीटिंग उनकी भी होती है। आप देखिए वो किस तरह से एक एक चीज के बारे में, एक एक योजना के बारे में विस्तार से पूछते हैं। इन द सेम वे मेरी जो दिशा की मीटिंग होती है, तो अपना काम पूरा तैयार करके रखो, नहीं रखोगे तो मैडम से डांट पड़ेगी। डरते हैं इस बात से? नेचुरली डरना चाहिए। देखिए, काम नहीं होगा तो डरना भी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर आप ये जिम्मेवारी है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सैचुरेशन आ जाए हमारी योजनाओं में। इस बात को लेकर उन्होंने, आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा कि पूरे इंडिया के अंदर, हर गाँव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा गई। मेरे सिरसा में तो इसका बहुत लाभ मिला। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि कम से कम भी 6,000 से भी ज्यादा गांव के अंदर और 2,000 से भी ज्यादा शहर के अंदर हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गई है, और इतना लाभ वहां पर लोगों को मिला है कि लोग हैरान हो गए कि ऑफिसर्स हमारे गांव के अंदर आ रहे हैं, जबकि उनके जूते घिस जाते थे ऑफिस के चक्कर काटते काटते। तो मुझे लगता है इन सब बातों का लाभ जो है हमारी सरकार। मेरे पास 2 सवाल बचते हैं अभी। एक सवाल ये कि पूरे सिरसा में, हरियाणा की अपेक्षा सिरसा में ज्यादा नशा है, नशे के ऊपर आपने क्या स्टेप उठाए हैं? कितना रोकथाम हो पाई है? बढ़ा है, घटा है? देखिए, बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, घट रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी बहुत संजीदा है इस बात को लेकर। और हमने यहाँ पर इसी बात को लेकर हमने डबवाली एक स्पेशल पुलिस जिला बना दिया, ताकि पुलिस की जो है वो पकड़ और ज्यादा हो जाए। कितनी जो है हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की है पुलिस ने, इसके साथ साथ कितने केसेस दर्ज हुए हैं, और इसके साथ साथ कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाए हैं।
मैं खुद जो है समय समय पर जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है जी। वहाँ पर जाकर चेक करती रहती हूँ कि आप बताइए कि किस तरह से, और बच्चों से भी मिलती हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों को विक्टिम मानती हूँ कि वो बच्चे किसी भी तरह से अगर इस लाइन पे चले गए हैं तो कैसे वो मेन स्ट्रीम में वापस आएँ। और बहुत से बच्चों ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि हाँ, वो जो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं 1 to 1 उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ। वो पब्लिक को दिखाने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा एक शर्म महसूस करता है कि वो इस लाइन में चला गया। पर्सनली उनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ। और कितने बच्चों ने कहा है कि मैंने कहा कि तुम ठीक ठाक हो जाओ, तुम्हारे घर में आऊँगी फिर मैं चाय पीने। तो कितने घरों में गई आप फिर? नहीं, तो वो बच्चे मुझे बुलाएंगे तो तभी जाऊंगी ना मैं, वो तो ओके। जब वो इनवाइट तो करेंगे। मैं क्या मानूं कि कितने प्रतिशत कम हुआ? काफी कम हुआ, और इसीलिए बल्कि हमने जो एक हमारे नारकोटिक ब्यूरो के जो एडीजीपी थे जी। श्रीकांत जाधव जी, जी। उनको मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमने यहाँ पर लगवाया इस रेंज के अंदर कि वो उनको जो है नारकोटिक्स के ऊपर थोड़ा सा उनकी कमांड बहुत है। ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, तो वो उनके आने के बाद भी जो है नशे के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। तो ये हमारी सारी कोशिश है। ये सब नशा आता कहाँ से है? उस पर रोकथाम बाउंड्री पे क्यों नहीं हो पाते? उगा तो कोई सकता नहीं हरियाणा में, पैदा नहीं कर सकते। ये नशा जो है पंजाब और राजस्थान से जो है वो आता था, जिसमें पंजाब का तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है, तो वहाँ से जो है ये आगे से आगे चलता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है वो जो बॉर्डर के हमारे सीएम हैं और डीजीपीज हैं उनके साथ मीटिंग भी की है इस बारे में। समय समय पर मुख्यमंत्री जी जो है वो करते रहते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी जो हमारे अमित भाई शाह जी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो है चंडीगढ़ में कई बार मीटिंग की है, और इसको लेकर वो बहुत सीरियस हैं। और जो हमारा अभी नया जो आईपीसी और सीआरपीसी आ रहा है उसके अंदर भी इसके काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो इसमें एक्शन लेने के लिए क्या वो दिन देखने को मिलेगा कि सिरसा में अब 0% नशा है? हमारी ऐसा कोई समय क्राइटेरिया कोई? हमारी पूरी कोशिश है, 100% हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर 0 जो है वो ड्रग कर दें, और बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएं। लेकिन ये हम सिर्फ इसके लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए समाज जो है उसको आगे आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है स्कूल्स के अंदर आना, जो हमारे जो आम जो स्कूल कॉलेजेस हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक, मैं इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में मैंने पता करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं वो इसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। मैंने बहुत एक चीज को बड़ा मैन्यूटली मैंने इस चीज को देखा। तो अभी जो मेरी दिशा की मीटिंग थी उसमें मैंने दोनों जगह पर, सिरसा में भी फतेहाबाद में भी, अधिकारियों को ये कहा कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं मुझे उसका पूरा डिटेल चाहिए कि आप उन बच्चों को कैसे जो है ऐसे एनकरेज कर रहे हो कि वो पढ़ाई करें, और कि वो जो है पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें, या कि उनको आप स्किल के लिए कुछ ना कुछ आप आगे लेके जाइए ताकि वो बच्चे ड्रग्स की तरफ ना जाए। कई बार ये भी सुने माता, जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी थे या जो टिपिकल एग्जाम उनकी तैयारी करते हैं, तो उनको नींद ना आए इसलिए वो रात को कुछ ले लें ताकि वो पढ़ते रहें। उनको लेके भी आप कोई कैंप लगा सकते हैं ताकि उनको बूस्ट अप कर सकें। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो बच्चों के अंदर जुनून इतना ज्यादा हो जाता है पढ़ाई को लेके, कंपटीशन इतना टफ है। हाँ, कि टफ है कि उनको लगता है कि हम शायद इसको वो करेंगे तो क्रैक कर लेंगे एग्जाम को। हाँ, जी। और इसके बाद धीरे धीरे इसकी फिर उनको लत भी बढ़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये इस तरफ को, क्योंकि हमारे सिरसा में थोड़ा सा उतना ज्यादा जो है इस तरफ के लिए सर्विसेज के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस एरिया है, लेकिन ये जो दूसरे जो मेट्रो सिटीज हैं पर्टिकुलरली वहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी किसी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर मुझे इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट, या वहाँ कहीं पर भी, तो वहाँ मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जागरूक कर सकूँ। अंतिम सवाल जी, जो पूरा हरियाणा अब आपके ऊपर फोकस है, नाम आता है अशोक तंवर। अशोक तंवर जी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब वो भाजपा में भी आ गए हैं, और कहीं ना कहीं मैं जब जींद से हूं तो मैं ये देखता हूं, अच्छा अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल में बेचैनी, अब वो सीट लड़ेगा, वो आपको किस नजरिए से देखते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी जो ना वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है ना जी, वो एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। हमको जो चीज बताई जाती है हम बिल्कुल नाक के सीध में वो काम करते हैं जी। तो अभी तक जिस तरह से एक सांसद के तौर पर, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर भी, एक ऐसी मोर्चा के प्रभारी के तौर पर भी जो भी मुझे काम बताया जाता है मैं वो करती हूँ। इसके साथ साथ आप देखिए, संगठन ने गुजरात का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में भी मुझे भेजा, छत्तीसगढ़ में भी मुझे भेजा, और अभी पिछले दिनों जो है आपके पटना के अंदर एक डेलीगेशन भेजना था। तो 5 हमारे जो मेन है
उनके सांसद और जो है महिलाएं, उनका 5 लोगों का डेलीगेशन वहाँ भेजा, जिसमें मुझे भी साथ में भेजा। और इसके साथ साथ अभी थोड़े दिनों पहले ही कर्नाटक के अंदर भी, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हादसा जो है एक महिला के साथ हो गया था, तो 5 जो है लोगों का डेलीगेशन गया, मुझे वहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर संगठन को ये मालूम है किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, तो हम लोग अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं लेते हैं। हमें मालूम है कि संगठन को हमारी एबिलिटी का, हमारी कैपेबिलिटी का, उनका टैलेंट का सब मालूम है। उनको मालूम है कि सुनीता दुग्गल से क्या काम लिया जा सकता है, इसलिए हम बहुत निश्चिंतता के माहौल में काम करते हैं। तो जो भी काम जो है हमें संगठन देगा वो सर वो ठीक है, लेकिन बात फिर भी सवाल अटकता है, अशोक तंवर जी को आप किस नजरिए से देखते हैं? अशोक तंवर को मैं एक भाई के तौर पे देखती हूँ, और आप देखिए कि मेरे माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे घर पर पहुंचे आज से 3 महीने पहले। और मुझे ये लगता है कि अगर संगठन यहाँ से मुझे जिम्मेवारी देता है चुनाव लड़ने की फिर से, तो अशोक तंवर जी का हमें यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 1 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार जो है वो रह गए हैं, लेकिन उनका लाभ हमें यहाँ पर बहुत मिलेगा। अगर सरकार चाहे उनको इलेक्शन लड़वाना, तो आप देखिए, मैंने आपको बताया कि हम कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। संगठन ये डिसीजन लेता है कि किसको विधानसभा लड़वाना है, किसको लोकसभा लड़वाना है, किसको राज्यसभा लड़वाना है, ये किसको एमसी लड़वाना है, ये सारा निर्णय हमारा संगठन लेता है। और जो निर्णय संगठन लेता है वो हमारे सर माथे पर होता है। आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं उनको इलेक्शन लड़वाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, ऐसा मतलब सोचना ही पाप है? नहीं, देखिए, जो एक बेसिक कार्यकर्ता होता है ना भारतीय जनता पार्टी का, उसके ख्वाब ख्याल में भी ऐसी बात नहीं आती है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारा संगठन हमारी बहुत चिंता करता है, और ये फैक्ट है। हमारा संगठन अपने कार्यकर्ता की बहुत चिंता करता है और उसके टैलेंट को कभी वेस्ट नहीं जाने देता। तो इसलिए मुझे ये मालूम है कि मेरे संगठन को ये मालूम है। आप देखिए ना कि मुझे पता भी नहीं होता है और एकदम से मैसेज आ जाता है कि आपको उस डेलीगेशन के अंदर वहाँ पहुँचना है, और सब कुछ अरेंज होता है, सब कुछ आपको सिर्फ जाकर वहाँ पर पूरा जो है उसका जायजा लेना होता है, उसकी और अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया है जिसमें आप भी रिप्रेजेंट करोगे और आप इसकी रिपोर्ट बना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दो। तो इसका मतलब इतना बड़ा देश है, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने राज्यसभा सांसद हैं, इतने लोकसभा सांसद हैं, उसमें 5 लोगों का डेलीगेशन, और उसमें मुझे भी एज अ डेलीगेट भेज रहे हैं, तो इसका मतलब उनको मालूम है ना कि ये काम सुनीता दुग्गल से लिया जा सकता है। इट मींस ये नैरेटिव फिट किया जा रहा है आपके अपोजिशन में, ये सब ये नेगेटिव बातें आती हैं कि सुनीता दुग्गल वर्सेस अशोक तंवर, या फिर सुनीता दुग्गल अपने हल्के में काम, अपनी पार्लियामेंट्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे नहीं, ये नैरेटिव है, ये मान के चले हम 100% नैरेटिव। अच्छा, चलो बस अंतिम क्वेश्चन की तरफ मैं ये जानना चाहता हूँ, सिरसा में क्या काम आपने उठा था जो नहीं करवा पाए, या क्या काम आपका टारगेट है भाई वो तो मेरे को एटलीस्ट करवाना ही है? देखिए, ऐसा है कि जो मैं करवा पाई हूँ, पहले मैं अगर वो बताऊं तो मैंने रेलवे का काम जितना यहाँ पर करवाया है वो मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे हरियाणा में किसी सांसद ने करवाया गया। आज तक पहले कभी किसी सांसद ने यहाँ पर भी करवाया होगा। बिल्कुल। बल्कि आपको मैं बताऊं कि टोहाना में तो अभी रिसेंटली मैंने फरक्का एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाई थी, जो है अयोध्या के लिए भी जाएगी। उससे पहले मैंने टोहाना में इंटरसिटी जो है उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो वहाँ पर तो मुझे लोगों ने रेल सखी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो है इन्होंने रेलवे का जितना काम करवाया है। और 5-5 मेरी लोकसभा के रेलवे स्टेशन, वो अमृत स्टेशन के अंदर जो है क्लास 1 के बन रहे हैं, करोड़ रुपए लग के। हमने 4 जो है यहाँ पर हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर, बड़ोपल में, धांगड़ में, खाराखेड़ी में और दरियापुर में। हासपुर का चौक ऐसा था कि जिसको बोलते थे कि जी बहुत एक्सीडेंट होता है, मेरे पास बहुत से लोग आए और मैंने माननीय गडकरी जी से आग्रह करके हासपुर चौक लगभग बनने को तैयार है, और कम से कम भी 10 से 15 गांव के लोगों को उसका बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगा है। बड़ोपल के अंदर केंद्रीय विद्यालय, उसकी भी बहुत जल्द जो है 1-2 महीने के अंदर जो है मैं आधारशिला रखने वाली हूँ। और आप देखिए कि 50% से ज़्यादा जो मेरी सांसद निधि है वो मैंने बच्चों के स्कूल में या शेड देने के लिए या फिर टॉयलेट्स बनाने के लिए दिए हैं। 50% से ज़्यादा निधि। मुझे पता है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है। और इसके साथ साथ कितने टैंकर जो हैं पानी के, मैंने वो चाहे गौशालाओं के अंदर और चाहे गाँव के अंदर बांटे हैं। तो कितने ही काम ऐसे हैं कि ये तो जो मुझे मुझे टिप्स पे जो मुझे याद है वो मैंने आपको बताया जी। एक चीज जो है वो
मेरे मन में है कि अगर प्रभु कृपा से संगठन मुझे फिर से मौका देता है तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री जो है वो लगाना चाहती हूँ, ताकि हालांकि एफपीओज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों ही नाबार्ड का यहाँ पर मेला करवाया था फतेहाबाद के अंदर। और वो भी आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 जगह पे हुआ था। मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर हूँ, उसके तहत वो है हमारे सिरसा लोकसभा के अंदर हुआ, हजारीबाग के अंदर हुआ, वर्धमान के अंदर हुआ। सिर्फ 3 जगह पर हुआ वो। ये आपसे पहले के सांसदों को मालूम ही नहीं है कि नाबार्ड किस तरह से काम करता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो ये मैंने करवाया, उसके अंदर एफपीओज का मुझे पता लगा और मैंने अच्छे से पता किया। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश अब की बार के टर्म में ये रहेगी कि यहाँ पे कोई अच्छी सी जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए, ताकि हमारे युवाओं को यहाँ पर और अच्छा रोजगार मिल सके और वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो थोड़ा शिफ्ट करें अपना उसको ना। और एग्रीकल्चर में तो कर भी रहे हैं अब जो है वो एक जो स्टीरियोटाइप सिस्टम होता था कि हम सिर्फ अगर गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, राइस की बात करें, उसके बजाय कीनू है, गुआवा है, तो वो सब भी लग रहा है। भूना के अंदर हमारा गुआवा का जो है वो मेन सेंटर है, डबवाली के अंदर हमारा कीनू का सेंटर है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन और ज़्यादा हो ये मेरी कोशिश रहेगी। और रेलवे के लिए भी कुछ मेरे मन के अंदर हैं ऐसी इच्छाएं। अभी भी रेलवे के अंदर एक मैं चाहती हूँ कि हमारा एलनाबाद से सिरसा जो है वो रेलवे लाइन एक बन जाए, ताकि कनेक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी राजस्थान की तरफ से। और एक मैं चाहती हूँ कि हमारा सिरसा चंडीगढ़ से जुड़े। हमारा जिला ऐसा है जो आज तक जो है हमारे हरियाणा की राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ, वो भी मेरी कोशिश। वो तो मैं जल्दी करवाने वाली हूँ, मैं पीछे लगी हुई हूँ, वो मैं इसी टर्म के अंदर अंदर ही करवा दूंगी शायद, मुझे पूरी उम्मीद है। एक मेरी कोशिश है कि हिसार अग्रोहा से होती हुई ट्रेन जो है वो हमारे सिरसा तक आए, क्योंकि सिरसा जिले के अंदर अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं है। भट्टू के अंदर है, भट्टू को हालांकि मैंने क्लास 1 में ले आई हूँ, उसको अच्छा वो बन रहा है। लेकिन फतेहाबाद के अंदर भी जो है वो अग्रोहा हिसार अग्रोहा फतेहाबाद से होती हुई सिरसा तक आए ट्रेन, वो भी मेरी कोशिश है। तो ये मेरी कुछ इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी। अच्छा, हुड्डा साहब एसआरके को लेकर भी कोई प्लान है आपके दिमाग में? वो क्या है, कैसे हैं? ईडी तो आजकल राम तो होती रहती है। आप उनके बारे में ये देखिए कि आप किसी भी लीडर के पास आप चले जाइए, कोई लोकसभा लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबके सब विधानसभा का नाम लेते हैं। क्यों, क्या कारण है? इसका मतलब सरेंडर करके बैठे हैं ना लोकसभा में तो पहले ही, तो इससे साफ जाहिर है कि 10 के 10 ऐसा भी हो सकता है वो शायद मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हो, इसलिए नहीं तो मुख्यमंत्री से पहले तो जो है ये लोकसभा चुनाव है, पहले इससे तो दो हाथ कर लें। लेकिन सबके सब भाग रहे हैं। आप देखिए, कोई भी एक भी नेता आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि नहीं मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा या लड़ूंगी, कोई भी नहीं कहता मिलेगा आपको। तो लोकसभा जो है पहले उससे भाग रहे हैं वो, 10 की 10 हम आपको लोकसभा जीत के दिखाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब हम ये लोकसभा जीत जाएंगे तो उसके बाद फिर उसी जोश के साथ हम विधानसभा के अंदर जो है वो डटेंगे और फिर से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत सो मच। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग और बिना झिझक बिना अटके ये इंटरव्यू आपने कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।